गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल KN स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पे टॉपिक पर प्रश्नोत्तर श्रृंखला का एक लेसन लेके आए हैं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम लोग 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला हम लोग साथ में लेके चलेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान से संबंधित है और इसमें आप पढ़ेंगे, संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, सही है। संविधान सरकार को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है, बस बा आंसर होगा इसका। सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि कभी भी कोई संविधान किसी भी देश को निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं करता। संविधान एक लिखित और विधिक स्रोत होता है, इसलिए संविधान कभी भी निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो सेकंड में देखेंगे, बा आंसर होगा, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। बिल्कुल संविधान का यह कार्य नहीं है, क्योंकि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किस तरीके से, किस प्रक्रिया से चुनकर लोग आएं, लेकिन कैसे लोग चुने जाएं यह नागरिकों का दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है कि हम कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। यह कार्य संविधान का नहीं है। थर्ड, भारतीय संविधान में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो नागरिकों की जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है? तो भारतीय संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जन आकांक्षाओं का अर्थ ये है कि शासन की तरफ से अगर हम लोग बात करें, ऐसी इच्छाएं जिनको पूर्ण करना शासन पर बाध्यकारी नहीं होता, परंतु पूर्ण करना उनका एक नैतिक कर्तव्य होता है। क्लियर? तो ये जन आकांक्षाओं पर याद रखना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या यह बाध्यकारी हैं? तो आंसर होगा नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कभी बाध्यकारी नहीं होते। इनमें तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मौलिक अधिकार को सबसे पहले देखें, तो मौलिक अधिकार जो हमारा है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है, डिफाइन किया गया है। और मौलिक अधिकार इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कभी कभी पूछा जाता है भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहा जाता है, या भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं? तो आंसर होगा भाग 3। 7 मूल अधिकार हैं, जो अब 6 बचे हैं। एक हमारा कम हो गया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 में कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार बन गया है, और इसको अनुच्छेद 300 का यानी 300A में सम्मिलित कर दिया गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? मौलिक अधिकार की अगर बात करें, तो मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और ये बिल ऑफ राइट का पार्ट है। ठीक है, ओके। सेकेंड ऑप्शन हमारा था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की अगर बात करें तो रूसी संविधान से प्रभावित है। मूल कर्तव्य संविधान के प्रारंभ में नहीं थे, बाद में शामिल किए गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान को लेकर के 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस समय की सरकार ने भी ये बात कही थी कि संविधान बनाते समय जो त्रुटि हो गई, जो एक गलती हुई, उसको आज सुधारा गया। मूल कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक था, तो 1976 में जोड़े गए। यहां पर एक कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति का नाम बताओ, तो स्वर्ण सिंह समिति। या स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित थी? तो आंसर होगा मूल कर्तव्य। क्लियर? स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की? तो आंसर होगा 8। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो आंसर होगा 10। एक मूल कर्तव्य आपका और जोड़ दिया गया, वो है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। किस अधिनियम से, किस संशोधन से जोड़ा गया? तो आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्लियर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, जो इस क्वेश्चन का आंसर था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसका निर्माण 1937 में हुआ था। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको अनुच्छेद 36 से 51 में परिभाषित किया गया है, उल्लेख किया गया है। मूल नीति निर्देशक तत्व कितने महत्वपूर्ण हैं, इनको आप इस बात से जान सकते हैं कि मूल अधिकारों के साथ साथ निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा
एवं दर्शन कहा जाता है। एक विधि विशेषज्ञ ग्रेनवेल ऑस्टिन है जो निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा, तो आंसर होगा ग्रेनवेल ऑस्टिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। इसका आंसर होगा सा। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के संदर्भ में सही है, तो 5 का आंसर होगा सा, केवल 4, क्योंकि कोई भी संविधान उस देश के नागरिकों की एक पहचान देता है, उनके एक प्रशासन के स्तर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संदर्भ में सही नहीं है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, संदर्भ में सही नहीं है। आधारित थी परंतु प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि यहां पर एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था, तो पहला विकल्प यहां पर सही नहीं होगा। सेकंड, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। याद रखना, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और एक वयस्क मताधिकार पर समानुपातिक मताधिकार था, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हैं, तो आंसर होगा आ, 1 एवं 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखो इसका आंसर सा है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी 1934, आंसर आ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक, बिल्कुल आंसर आ हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, 1946। उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। नंबर 1, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, सही है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया, सही है। थर्ड, यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार बना, गलत। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया था, सही है। 1, 2 और 4, इसका आंसर होगा सा, 1, 2 व 4। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है। देखो, गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा शासन जहां पर जो अध्यक्ष पद हो, जहां पर जो प्रमुख पद हो वो निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत। तो गणतंत्र का मतलब है जहां पर शासन वंशानुगत ना हो, तो यहां पर आंसर होगा हमारा सा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है। न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश, गलत। न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका से लिया गया है, बाकी तीनों सुमेलित सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिका का संविधान। न्यायिक पुनरीक्षण किसका हो गया, यूएसए का, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहां से ली गई, तो आंसर होगा साफ, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है, जिनकी चर्चा प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा वाले भाषण में की थी, नेहरू रिपोर्ट में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव, गलत। इसका आंसर दा होगा। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों की बात हो रही है, और जो आदर्श थे वो संविधान सभा द्वारा जो स्वीकृत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर दा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है, या न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, या न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था? देखो, सर्वोच्च न्यायालय का जो गोलकनाथ मुकदमा था, गोलकनाथ मुकदमे में यह निर्णय दिया गया था कि मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। अर्थात मौलिक अधिकारों को न तो हम संक्षिप्त कर सकते हैं, न उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, परंतु इस निर्णय को पलटने के लिए 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके आधार पर यह अधिकार बना लिया गया कि मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त भी किया जा सकता है या संशोधित भी किया जा सकता है आंशिक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं? ऑप्शन: विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद, सरकार। तो यहां पर देखो, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका की है, विधि का शासन ब्रिटिश है, कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी संसदीय प्रक्रिया ब्रिटिश है, संसद सरकार ब्रिटिश है। 1, 3 व 4 यानी आ ऑप्शन होगा। 1, 3, 4 ब्रिटिश से लिए गए हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, अमेरिका से है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। देखो, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये सिर्फ 10 साल चला, तो सबसे कम समय तक चलने वाला तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सा आंसर होगा इसका। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? तो देखो, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए उसका बहिष्कार किया था। तो इसका आंसर होगा सा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदन विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली। बिल्कुल, ब्रिटिश प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली नहीं है, जबकि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है। तो आंसर द होगा। इसी आधार पर भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, अलग है। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो देखो, भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको लेकर के कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का बोरा है। अर्थात बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो एज इट इज लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान इनमें सबसे ज्यादा जिसका ऋणी है वो आंसर होगा द 1935 का भारत शासन अधिनियम। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? तो इसका आंसर होगा आपका भारत की जनता ने, क्योंकि भारत की जनता ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। तो आंसर आ। थैंक यू क्लास चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।